ओके जी, तो आज का हमारा टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है ना? अब देखिए रेटिना का हमने पूरे का पूरा टॉपिक कर लिया है कवर, लेकिन आखिर में इसका एक ही ट्यूमर है जो कि इम्पोर्टेंट ट्यूमर है, ठीक है? ये कहीं दफ़ा आपको डिजीज़ में मिलेगा, ल्यूकोरिया की डिजीज़ में और कहीं और जगहों पे भी मिलेगा, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है इसकी डेफिनेशन पहले कि क्या है ये चीज़ क्या है। इट इज़ कॉन्जेनिटल मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है ना, ऑफ प्रिमिटिव रेटिनल सेल्स ऑफ सेंसरी रेटिना, ठीक है, आपने याद रखनी है बात, ये सेंसरी रेटिना का है, ये पिगमेंट एपिथेलियम का नहीं है, ये फोटो रिसेप्टर वाले पार्ट का ट्यूमर है, ठीक है ना, यानी इंटरनल जो पार्ट है जहाँ पे लाइट जाके तो पड़ती है, रिसीव होती है रेटिना के ऊपर, उस पार्ट का ये ट्यूमर है और कंजेनिटल है। तो देखिए कंजेनिटल होगा तो ये छोटी एज में ही होगा, आपने दूसरी बात इससे याद रख लेनी है। अगर बूढ़े बंदे का कोई इस तरह की ल्यूकोकोरिया की डिजीज पूछ रहा है तो उसमें आपने नहीं बताना कि रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, क्योंकि ये होता ही 3 साल से कम के बच्चों में होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये रेयरली कभी नहीं देखा गया, ठीक है ना। इटियोलॉजी क्या है इसकी? इटियोलॉजी में ऑकरेंस, इंसिडेंस, एज और सेक्स देखेंगे हम, ठीक है ना। तो ऑकरेंस क्या है जी? 3% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर जो हैं उनमें ये होता है, ठीक है। पहली बात, कितने परसेंट? ये 3%। टोटल जो कंजेनिटल ट्यूमर्स हैं ना उनमें से 3% ये होता है बच्चों में, रेटिना का ट्यूमर, इसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, ठीक है। ये 170 जो है ना, 100,000 यानी कि 1,70,000 में से एक बच्चे को होगा, या अगर मिनिमम बात की जाए तो 20,000 में से एक बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। और एज की बात करें तो 3 साल से कम के बच्चों में होगा, 3 साल से ज़्यादा नहीं ये देखा गया, ठीक है। सेक्स पैटर्न इसका कोई सेक्स पैटर्न नहीं है, ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। इनहेरिटेंस की बात करते हैं अब हम। तो इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है इसका, एक हेरिटेबल है और एक नॉन हेरिटेबल है। मोस्टली ये जो हेरिटेंस पैटर्न है वो क्रोमोसोम नंबर 13q14 यहाँ पे म्यूटेशन आती है तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। क्रोमोसोम हमेशा यही इन्वॉल्व होगा 13q14, ठीक है, इसमें म्यूटेशन इन्वॉल्व होगी हेरिटेंस, हेरिटेबल डिजीज में, ठीक है। और ये हेरिटेबल भी हो सकता है और नॉन हेरिटेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब जो हेरिटेबल है ना रेटिनोब्लास्टोमा, ये जर्मिनल म्यूटेशन की वजह से होगा, आपने याद रखनी है बात कि जर्मिनल म्यूटेशन हो रही है, जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन, ठीक है। और ये 40% ऑफ केसेस में होते हैं, कितने परसेंट जी? 40%। जर्म सेल में म्यूटेशन की वजह से वो 40% केसेस में होता है ये, और ज़ाहिर नॉन हेरिटेबल फिर 60% केसेस में होगा, याद रखें, ठीक है ना। और ये अगर जो है तो जर्म सेल की वजह से हो रहा था तो ये नॉन जर्म सेल यानी कि सोमेटिक सेल्स की वजह से होगा, ठीक है ना, नॉन हेरिटेबल। बातें कुछ होती है ना, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, वो याद रखे बंदा तो वैसे ही चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। तो जो होता है ना हेरिटेबल, ये होता है जी 15% यूनिलेटरल होता है, 85% बाईलेटरल होता है, बड़ी काम की बात है, ठीक है ना। ये बाईलेटरल ज़्यादा केसेस में हेरिटेबल वाला मिलेगा, यानी दोनों तरफ जाएगा, दोनों आंखों में होगा, और एक आंख में अगर है तो वो 15% केसेस में हो सकता है, ठीक है। नॉन हेरिटेबल जो है वो 15% जो केसेस हैं उनमें बाईलेटरल होगा, नॉन हेरिटेबल, ये वाला नॉन हेरिटेबल जो है ना बाईलेटरल बहुत कम होगा, यानी खाली 15% केसेस में, दूसरे का उल्ट हो गया समझ लें, ठीक है। 15 केसेस में क्या है जी? बाईलेटरल, और यूनिलेटरल कितना ज़ाहिर है 85 बच गया, तो 85 ये यूनिलेटरल होगा, जबकि इसका उल्टा ये ऊपर वाला है हेरिटेबल वाला ज़्यादा यूनिलेटरल था, ठीक है ना, ज़्यादा बाईलेटरल था, ठीक है ना, 85% बाई था और 15 यूनि था, ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैथोलॉजी की, कि ये डिवेल्प कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है किसकी? प्रिमिटिव रेटिनल सेल्स की, फाइनल डिफरेंशिएशन से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा? फेटल लाइफ में ये प्रेजेंट हो सकता है, या फिर जो है तो अर्ली लाइफ में भी ये हो सकता है, ठीक है।
ग्रोथ पैटर्न इसका वेरिएबल होता है। ये रिजेबल कर सकता है जी फोटो रिसेप्टर सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड। देखें हिस्टोपैथोलॉजिकली हम डिफरेंशिएशन कैसे करते होते हैं कि ये बाकी के सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं उनसे डिफरेंशिएटेड है, उनकी तरह का रिजेंबल करता है या नहीं। तो ये रिजेंबल कर भी सकता है, यानी रेटिनल फोटो रिसेप्टर की तरह भी हो सकता है और अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड किस तरह नज़र आएगा जी? हाईली पैक्ड सेल्स होंगे, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होगा उनका, ठीक है ना। ये हेरिडेटरी उसमें देखते हैं आप जो है हिस्टोपैथोलॉजिकली आप ये चीज़ न्यूक्लियाई वगैरह देख रहे होते हैं तो डेंसली पैक्ड न्यूक्लियाई मिलेंगे आपको, और जो है तो सेल्स भी बड़े पैक होंगे और हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होंगे उनके, ठीक है। इसके टाइप्स की बात करें तो ये एक्सोफाइटिक ग्रोथ हो सकती है या एंडोफाइटिक, ये समझने की बात है। पैथोजेनेसिस में असल समझने की जो बात है ना वो ये है। लेकिन हमारा ये मार्कर काम नहीं कर रहा तो ये वाला मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है। हेरिडेटरी पैटर्न की जो बात है एक्सोफाइटिक और एंडोफाइटिक, ये बात जो है ना वो इस तरह से है। देखिए ये रेटिना है, उसके बाद कोरोइड है और ये स्क्लेरा है, ठीक। तो सबसे अंदर हो गया ना रेटिना, ये वाला हो गया रेटिना, ठीक है। तो एंडोफाइटिक का हमेशा याद रखना है आपको कि इस तरफ ग्रो करेगा तो एंडोफाइटिक होगा। एक्सोफाइटिक का मतलब है कि रेटिना से इधर बाहर की तरफ ग्रो करेगा तो एक्सोफाइटिक होगा, ठीक है। इस तरह भी बता देता हूँ, ये एंडोफाइटिक हो गया रेटिना से अंदर और ये एक्सोफाइटिक हो गया रेटिना से बाहर की तरफ, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखना है। आपने ये नहीं कह देना कि बस आंख से बाहर आ रहा है तो वो एक्सोफाइटिक है, वो एक्सोफाइटिक नहीं होगा। आंख से बाहर तो सामने वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये एंडोफाइटिक होगा, याद रखना है। और वो प्रोप्टोसिस बहुत लेट केसेस में होती है, वो वैसे भी इतना जल्दी अर्ली केसेस में आप डिटेक्शन में शो नहीं होगा। ना ही ऐसा केस आपको आएगा कि आँख से बाहर जो है प्रोप्टोसिस हुई हो, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा। ये बहुत लेट केसेस में शो होता है प्रोप्टोसिस, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसके। एक्सोफाइटिक और एंडोफाइटिक का याद रखना है। एंडोफाइटिक का मतलब है कि वो रेटिना से अंदर की तरफ ऐसे मूव करेगा, यानी कि विट्रस की जानिब। और एक्सोफाइटिक का मतलब है कि ये कोरोइड की जानिब मूव करेगा, ठीक है। ये बात आपने समझ लेनी है। स्प्रेड और मेटास्टेसिस इसका क्या है? ये ऑप्टिक नर्व के अलोंग स्प्रेड कर सकता है और ये मेटास्टेसिस करके तो जा सकते हैं भून्स में। किधर जाएगा ये? जा सकते हैं भून्स। और स्प्रेड किधर करेगा? ऑप्टिक नर्व में, जाहिर है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट को? ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया आपने याद रखनी है चीज़। ल्यूकोरिया क्या होती है जी? वाइट आई रिफ्लेक्स। तो वाइट आई रिफ्लेक्स हमेशा आपको किस में मिलेगी? इसमें रेटिनोब्लास्टोमा में मिलेगी। बाकी भी चीज़ों में मिल रही थी तो वो आपने डीडीज में याद रख लेनी है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी भी चीज़ें थी। अब डिफेक्टिव वीएन जो है वो होगी, स्ट्रेबिस्मस होगा। ल्यूकोरिया, डिफेक्टिव वीएन और तीसरी चीज़ जो है जो स्ट्रेबिस्मस, ठीक है। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो है ना डाइवर्जेंट स्क्विंट की, वो यही है, रेटिनोब्लास्टोमा ही है। और सेकेंडरी ग्लाउकोमा मिलेगा। ग्लाउकोमा जो अदर काज की वजह से हुआ, जाहिर है अपनी असल काज की वजह से नहीं, सेकेंडरी काज की वजह से। सूडो हाइपोपियन मिलेगा। प्रोप्टोसिस एडवांस केसेस में मिलती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये एंड वाली चीज़ है प्रोप्टोसिस, ठीक है। आपने प्रोप्टोसिस नहीं देखते रहना, सिर्फ सूडो हाइपोपियन। हाइपोपियन नजर आएगा लेकिन वो असल में हाइपोपियन नहीं होगा, बल्कि वो तो रेटिनोब्लास्टोमा होगा, उसको सूडो हाइपोपियन कहते हैं। प्रोप्टोसिस आपको लेट केसेस में मिलती है, ठीक है। चीज़ें याद रख लिया आपने। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं जी साइंस, ठीक है। साइंस में आपको क्या चीज़ मिलेगी? साइंस में आप देखेंगे पहले फंडस में, फंडस का एग्जाम करेंगे तो एंडोफाइटिक टाइप में आपको क्या चीज़ मिलेगी जी? पेल पिंक वाइट मैस मिलेगा। पेल पिंक वाइट मैस मिलेगा और उसके ऊपर न्यूली फॉर्म्ड वसल्स होंगी उसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। पेल पिंक और वाइट मैस, पेल पिंक और वाइट मैस, ठीक है। और उसके ऊपर ब्लड वेसल्स, आपको पता है जहाँ भी ट्यूमर होता है तो उसके ब्लड वेसल्स ज़रूर डिवेल्प होती हैं साथ,
जो उसको ग्रो करने में मदद दे रही होती हैं, ठीक है। एक्सोफाइटिक टाइप में क्या होगा, एक्सोफाइटिक टाइप में आपको एक्सुडेटिव अपीयरेंस मिलेगी और रेटिनल डिटैचमेंट मिलेगी और मल्टी लोब्यूलेटेड वाइट मैस मिलेगा, ठीक है। ये एंडोफाइटिक टाइप में, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि एंडोफाइटिक में क्या मिलेगा, एक्सो में क्या मिलेगा। तो एक्सोफाइटिक में आपको अपीयरेंस कैसी, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट मिल रही है, एक्सुडेट बना हुआ है, जाहिर है वो पीछे की तरफ ग्रो कर रहा है या इधर इधर की तरफ ग्रो कर रहा है ना, इधर बाहर वाली उनकी तरफ लेयर्स की तरफ, तो जाहिर है रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाएगी और सब रेटिनल मल्टी मल्टी लोब्यूलेटेड मैस आपको मिल रहा है, ठीक है। कैल्शियम की डिपोजिशन आपको मिलती है सरफेस ऑफ ट्यूमर पे, ठीक है। वो वाइट पर्ली अपीयरेंस शो करता है, कैसी, वाइट पर्ली, पर्ल बने हुए थे और जैसे, ठीक, कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से, या चाकी वाइट भी आपको कह सकते हैं उसको, चाकी वाइट अपीयरेंस, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं जी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के जरिए से करते हैं आप, और स्क्लेरल इंडेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या देखते हैं आप, फुल्ली डायलेटेड प्यूपल हो, अगर फुल्ली डायलेटेड होगा तभी पूरे का पूरा रेटिना दिखेगा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी ऑन फुल्ली डायलेटेड प्यूपल करते हैं आप स्क्लेरल इंडेंटेशन के बाद, ठीक है। और एक्सरे ऑर्बिट में क्या मिलेगा आपको, 75% ऑफ केसेस में कैल्सिफिकेशन हुई होती है, ठीक है, एक्सरे करेंगे तो, एक्सरे, ठीक है। पहली चीज़ आपने फंडोस्कोपी की इनडायरेक्ट, दूसरा एक्सरे किया, तीसरा आप अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, ए स्कैन या बी स्कैन, ठीक है, ए स्कैन और बी स्कैन, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल रहा है जी, ए स्कैन बी स्कैन में, इसमें आपको मिलेगा जी कैल्सिफिकेशन ट्यूमर के ऊपर जो हुई होगी। सीटी स्कैन करते हैं आप ये देखने के लिए कि ऑप्टिक नर्व कितनी एक इन्वॉल्व हुई है और कैल्सिफिकेशन कितनी है, ठीक है। एमआरआई करते हैं आप, एमआरआई से आप डिटेक्ट करेंगे कि ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, लेकिन ये सीटी स्कैन से ज़्यादा फायदेमंद है, ज़्यादा दिखाएगा, ज़्यादा प्रोमिनेंटली, ठीक है। सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन में बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं आप, लंबर पंक्चर कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको इसके जो है तो सिम्टम्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसके साइंस मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है साइज, लोकेशन एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ पे। आपको पता है ट्यूमर की हमेशा यही चीज़ होती है कि उसकी साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, क्रिटिकल लोकेशन तो नहीं है, वहाँ पे ड्रग दे सकते हैं, वहाँ रेडिएशन दे सकते हैं, वहाँ पे हम लेज़र लगा सकते हैं या नहीं, ये चीज़ पे डिपेंड करती है, साइज, लोकेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जाता है डिफरेंट थेरापीज़ के ज़रिए से या इन्यूक्लिएशन की जाती है, दो काम किए जाते हैं। ट्यूमर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, थेरापी की जाती हैं डिफरेंट, वो मैं आपको बताता हूँ उनके नाम। और ट्यूमर को जो है तो निकालने के लिए इन्यूक्लिएशन यानी कि आई को ही निकाल दिया जाता है। अब ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरापी जो है वो इंडिकेटेड होती है अगर हाफ से कम रेटिना इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। रेटिना अगर पूरा ना इन्वॉल्व हो यानी हाफ से कम इन्वॉल्व हुआ है, ये पूरा रेटिना है ना, तो इसमें से इतना इससे कम इन्वॉल्व हुआ है, इधर है ट्यूमर, तो ये थेरापीज की जाती हैं। अगर इससे ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, हाफ से ज़्यादा, तो वो इंडिकेशन क्या है जी, वो है इन्यूक्लिएशन की, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो हाफ से कम डेवलप हुआ है तो डिस्ट्रक्शन थेरापीज देते हैं। थेरापीज में क्रायोथेरापी है एक, ठीक है, क्रायोथेरापी, कीमोथेरापी, फोटोकोगुलेशन, ब्रैकीथेरापी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी, लेज़र थर्मोथेरापी, ये सारी की सारी थेरापीज। पीबीएल ईसीसी से आप इस तरह का जो है निमोनिक है, पीबीएल ईसीसी, इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बी से फोटोकोगुलेशन हो गया, ठीक है, बी से ब्रैकीथेरापी होगी, एल से होगी लेज़र थर्मोथेरापी हो गई, ठीक है, ई से हो गई हमारे पास एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी हो गई, सी से क्रायोथेरापी हो गई और सी से कीमोथेरापी हो गई, ये सारी, ठीक है, याद रखनी। और इन्यूक्लिएशन की जाती है ऑप्टिक नर्व अगर इन्वॉल्व हुई हो, ठीक है, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हुई हो अगर, या ग्लाउकोमा प्रेजेंट हो, ग्लाउकोमा, और तीसरी विट्रस की इन्वॉल्वमेंट हुई हो, ठीक है ना। तो इन केसेस में आप इन्यूक्लिएशन कर देते हैं यानी आई को ही निकाल देते हैं, ठीक है।
तो ये था ऑल अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।